हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा कि नाम बता रहा है कि डिग्री का एक तरह से मतलब है कितना, किस हद तक आप एक किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम को फ्री मान सकते हैं, ये उसके बारे में बताने वाली एक पैरामीटर है। ऐसा इसको आप अंदाज़ा कुछ इससे लगा सकते हैं। देखो, ऐसा होता है जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक कोई गैस मॉलिक्यूल है। अब गैस मॉलिक्यूल में अगर अकेला एटम है तो उसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं, 2 एटम है तो डाई एटॉमिक कहते हैं, 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक कहते हैं। ये हमारा जनरल नॉमेनक्लेचर है जिसको सब आप मालूम है। जैसे मान लो अगर हमारे पास सिर्फ एक एटम है, जैसे ये एक एटम है, तो ये जो एक एटम है ये फ्री है एक्स में जाने के लिए, तो वाई एक्सिस में जाने के लिए फ्री है, वो जेड में जाने के लिए फ्री है, वो एक्स में जाने के लिए फ्री है। तो इस तरह से आप कहोगे कि इसकी फ्रीडम तीनों दिशाओं में है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 कहोगे। तो 3 मतलब क्या है? ये वो 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके टर्म में हम पूरे सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, पूरे सिस्टम के डायनेमिक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है, मतलब एक जनरल मतलब इसका इस तरह से निकलता है। तो जैसे अगर आपके पास मोनो एटॉमिक है एटम, तो मोनोटॉमिक गैस स्ट्रक्चर है, अकेला एटम है, तो वो 3 दिशाओं में जा सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। अगर डायटॉमिक है तो डायटॉमिक केस में क्या होता है, जब आप इस डायग्राम को देखें, जैसे डायटॉमिक है, 2 रेड कलर की बॉलें हैं और बीच में एक स्प्रिंग भी जुड़ी हुई है। तो अब ये जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ये ट्रांसलेट भी कर सकता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, साथ ही साथ ये वाइब्रेट भी कर सकता है अपनी एक्सिस पर। चलो, वाइब्रेशनल एनर्जी को हम कहते हैं कि वो उतनी ज़्यादा, उसको हम ना, अगर थोड़ी देर के लिए ना कंसिडर करें तो कम से कम हम रोटेशनल को तो कंसिडर कर ही सकते हैं। तो जैसे एक डायटॉमिक एटम है, मान लीजिए एक एटम ऐसा है, एक इधर है और एक इधर है, तो आप सोचो कि एक एक्सिस ऐसे बनी है, इसको एक्सिस मान लो, इसके बाद उसको घूमता हुआ मानो, तो एक घूमने का तरीका हो गया। फिर आपने ऐसा किया कि आपने इधर बीच में एक्सिस मान लिया, इसके अबाउट घूमता हुआ माना, दूसरा घूमने का तरीका मान लिया। अच्छा, अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मान लो तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये तीसरा तरीका हो गया। देखा ये गया है कि जो तीसरा तरीका हम लोग ने आखिरी में जिसमें बात की है कि इसको एक्सिस मान करके जो चलते हैं, इस तरीके में जो इसकी रोटेशनल एनर्जी होती है बहुत कम होती है। तो हम जनरल भाषा में कहेंगे कितना कम इसका रोटेशनल बिहेवियर होता है कि आप इस तीसरे वाले को ना के बराबर मानो। तो हम यहाँ पर 2 तरह के रोटेशनल मोशन मान सकते हैं। एक रोटेशनल मोशन मानते हैं जब आप एक्सिस को किसी एटम के ऊपर मानो, 2 में से किसी एक एटम पे मानो, तो एक तरीका हो गया। और अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को बिल्कुल बीचों बीच मानो, इस एटम के मिड पॉइंट से, इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के मिड पॉइंट से जाता हुआ मानो, तो हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, डाई एटॉमिक के लिए 3 हो गई ट्रांसलेशनल और 2 हो गई रोटेशनल। वाइब्रेशनल हमने यहाँ पर नहीं कंसीडर किया है, तो ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन जनरल हम इस तरह से 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। वाइब्रेशनल स्टेट एक खास तरह की सिचुएशन में वो एक तरह से कहते हैं एक्टिवेट होते हैं या प्रभावी होते हैं, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में आने वाली स्थिति नहीं होती है। इसीलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक के लिए 5 मान रहे हैं। चलें, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करना चाहें तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? जरा परिभाषाएं लिख लेते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, जो भी है फिलहाल, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड as the number of independent coordinates, किसके लिए? required to specify its position,
कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स किसके लिए? जो आवश्यक हो किसी डायटोमिक या किसी भी मॉलिक्यूल की, मोनो डाई ट्राई, उसकी पोजीशन को सही से समझा सके, मतलब किस स्थिति में वो जो भी मोशन कर रहा है वो कैसी है, उसको समझाने के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल, अब आप सोचो कि सिर्फ लीनियर मोशन होता होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होता होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स not only perform translational motion, not only perform translational motion, but also rotational or vibrational, but also rotational and vibrational motions। अब देखो, अब अगर हम केस बाय केस लेते हैं, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक केस में, तो आप लिखोगे इन मोनो एटॉमिक गैसेस, इन मोनो एटॉमिक गैस molecules, only translational motion is observed। ठीक है ना, only translational motion is observed, केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है। लेकिन डायटोमिक ले लोगे तो इन डायटोमिक मॉलिक्यूल addition to diatomic molecule, in addition to the translatory motion, in addition to the translational motion के अलावा rotational motion भी होता है। rotational motion is also present। rotational motion is also present। थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, कैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, प्रेजेंट होता है। अब अगर इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जैसे एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो अगर हमारे पास एक लीनियर मतलब एक सिमेट्रिक किस्म का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कोई उसमें बेंडिंग या उस तरह का नहीं है, तो अगर हमारे पास एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं और 2 रोटेशनल मोशन होते हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, 3 translational and 2 rotational motions are present। 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 2 रोटेशनल होते हैं। Hence its degree of freedom is कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी। अब इसका कोई रिलेशन भी है, कोई फार्मूला हो तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको निकाल लें। तो इसका एक फार्मूला है, तो अब आप लिखोगे द डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम इसको DOF लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम may be calculated by following रिलेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एक रिलेशन से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। फार्मूला इस तरह से है कि F बराबर 3P - C, ये हमारा फार्मूला है F। अब यहाँ पर F क्या है? यहाँ पर F है, F को हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम।
P क्या है, इसके अंदर जो P है वो नंबर ऑफ मतलब एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो भी आप ले रहे हो, स्ट्रक्चर डायटॉमिक हो तो 2 होगा, ट्राइटॉमिक है तो 3 होगा, मोनोएटॉमिक है तो 1 होगा। तो नंबर ऑफ एटम। C क्या है, C जो है इसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसके बारे में जरा समझ लो जल्दी से। कंस्ट्रेंट का हिंदी मतलब होता है रुकावट, बाधा, अवरोध। तो जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, इसे मान लो आपके पास बॉक्स में बना रहे हैं जो कि एक अकेला एटम था, तो वो x में भी जा सकता था, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है। अगर 2 एटम है इस तरह से तो x में जा सकते हैं, y में, z में, x में, y में, z में। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी। अब हमने क्या किया, इन 2 एटमों को आपस में बांध दिया। तो बांधने का नतीजा ये हुआ कि अब दोनों अलग अलग नहीं रह गए। अब ये सब जाएंगे तो ये भी x में जाएगा तो दोनों एक साथ x में जाएंगे, दोनों एक साथ z में जाएंगे, दोनों एक साथ y में जाएंगे, है ना। तो पहले क्या था, एक एटम अलग से x y में जा रहा है, दूसरा एटम अलग से x y में जा रहा था। जब दोनों को बांध दिया आपने आपस में, एक डायटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया, तो अब दोनों साथ ही साथ x y और z में जाएंगे। अब ये 2 एटम अलग अलग नहीं गिने जा रहे हैं, अब ये 2 एटम एक माने जा रहे हैं, इनको एक अकेला स्ट्रक्चर माना जा रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कंस्ट्रेंट कंडीशन कहते हैं। भाई पहले दोनों फ्री थे ना, अब तो दोनों को साथ साथ जाना है हर जगह पर, तो ये एक कंस्ट्रेंट कंडीशन है। तो इस तरह की कंस्ट्रेंट कंडीशन क्या है, इसको हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रेंट कंडीशन ऐसी है कि जो आपको आपके एटमों के अंदर से कुछ फ्रीडम छीन लेती है, कि आपकी मजबूरी है कि आपको 2 एटमों को एक साथ ही लेकर के जाना है। तो अगर हम इस तरह से कहें तो अब इसको केस पढ़ लेते हैं। तो आप देखो, फॉर मोनोएटॉमिक केस, मोनोएटॉमिक में क्या होता है, सिंगल एटम होगा तो P की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहाँ कुछ बंधा तो होता नहीं है, तो वहाँ पर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 × 1 यानी 3। तो हमने पाया कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। जरा डायटॉमिक के केस में सोचो, डायटॉमिक केस में आप सोचोगे तो डायटॉमिक के लिए क्या है, डायटॉमिक के लिए 2 एटम होते ना, तो P की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन कंस्ट्रेंट कंडीशन कितनी है, एक बॉन्ड वहाँ बना हुआ है यहाँ पर, है ना। तो उस बॉन्ड के बने होने की वजह से क्या होगा, उस बॉन्ड के बने होने की वजह से F की वैल्यू जो होगी वो होगी 3 होगा। 2 एटम है, 3 उसकी फॉर्मूले में है, देखो यहाँ पर 3 है ना फॉर्मूला, तो 3 और -1 बॉन्ड है, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 -1 5। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 5। इस तरह से मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3, डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5। ट्राइटॉमिक की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे हम ट्राइटॉमिक की तरफ जाएंगे हमारे पास वैरायटी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ट्राइटॉमिक ऐसा हो सकता है कि इस तरह का, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, इस तरह का ट्राइटॉमिक है। या एक एटम होने के बाद एक एटम इस तरह का है, ये ट्राइटॉमिक है। या ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह का ट्राइटॉमिक है। तो अब उनमें भी डबल बॉन्ड एक तरफ है, सिंगल बॉन्ड एक तरफ है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड एक। तो अब जैसे आप ट्राइटॉमिक के केस में जाते हो तो आप एक तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो सब की तरफ चले जाते हो, तो वो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो अभी थर्मल फिजिक्स में हमें उतना मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर फिजिक्स की तरफ नहीं जाना है, इसीलिए आपके सिलेबस में भी दिया है मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार डिस्कस कर लो, डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से डिस्कस कर लो। ऐसा एक और चीज़ देखा गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, आप उसकी टोटल एनर्जी निकालिए। उस टोटल एनर्जी का जो फार्मूला आएगा उसमें जितने स्क्वायर टर्म होंगे उस सिस्टम की उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब क्या कह रहे हैं इसका मतलब समझ लो, लिखेंगे यहाँ पर, एक इसको नोट करके लिखिएगा, स्टार बना दीजिए, पॉइंट है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन ऑल्सो be defined as degree of freedom can also be defined as the total number of
independent square term, total number of independent square terms appearing in the expression of total energy, appearing in the expression of total energy of the system। कोई सिस्टम आप ले रहे हो, जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, इसका सिस्टम, उसकी टोटल एनर्जी क्या है, E बराबर हो जाएगा px स्क्वायर बाई 2m, मतलब x मोमेंटम है, py स्क्वायर बाई 2m, इस तरह से pz स्क्वायर बाई 2m। तो एक फ्री एटम जो है वो x में भी मूव कर सकता है, पहला टर्म दिखा रहा है, y मूव कर सकता है, दूसरा टर्म दिखा रहा है, z में मूव कर सकता है, तीसरा टर्म दिखा रहा है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। ऐसे ही अगर डायटॉमिक के लिए आप लोगे तो उसके अंदर ऐसे 5 टर्म होंगे जिनमें स्क्वायर होगा। अब वो p के फॉर्म में है, या स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ m v स्क्वायर, स्क्वायर टर्म यहाँ पर भी है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, p स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी की जो बात बता रहा है, तो m vx स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, m vy स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, m vz स्क्वायर। तो जितने भी स्क्वायर टर्म यहाँ पर होंगे उतनी ही उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अच्छा, एक चीज़ और अभी यहाँ पर, हालांकि इक्विपार्टीशन थ्योरम तो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, अगली 2 मिनट में पढ़ेंगे उसको, लेकिन उसका हम एक यूज कर सकते हैं। देखो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है, यहाँ हम लिख देते हैं, पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम each degree of freedom has half kBT एनर्जी। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने डेवलप की थी, खासतौर पर शायद बोल्ट्जमैन ने डेवलप की थी, उनका ये कहना था कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kBT एनर्जी होती है। अगर हम इसको नंबर ऑफ वो उसमें मोल वगैरह से ले लें, आइडियल, अगर हम इसको आइडियल गैस कांस्टेंट के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ RT एनर्जी होती है। R और K में क्या संबंध होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि R बाई एवोगैड्रो नंबर कर देते हो तो वो हमारा K यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। तो आप उसको हाफ kBT के टर्म में लिख रहे हो, और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो कि Na एटम है हमारे पास, और हर एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है, और हर एटम की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी हाफ kBT है, तो Na एटमों कितनी होगी, हाफ kB NaT, और kB Na को मिला करके आप R लिख सकते हो। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम कहते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ हाफ kBT Na एनर्जी, दैट इज हाफ RT एनर्जी होती है इसके अंदर। तो अगर इतनी है ये उसकी इंटरनल एनर्जी है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट हैंस इंटरनल एनर्जी कितनी आपने लिखी, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो आपने कहा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ RT। तो फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो U कितना हो जाएगा 3/2 RT। ऑल्सो हमें मालूम है कि जो CV होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है del U बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है आपने अगर d/dt कर दिया 3/2 RT का, तो आपके पास आ जाएगा CV, और यहाँ से आ जाएगा 3/2 R, यह वैल्यू आ जाएगी, CV की वैल्यू आ जाएगी। हमें मालूम है ऑल्सो सिंस CP माइनस CV इज R, तो इसका मतलब है कि CP की वैल्यू हो जाएगी R प्लस 3/2 R, और ये हो जाएगा 5R/2। तो मोनो एटॉमिक के लिए आपने क्या पाया, मोनो एटॉमिक के लिए आपको मिला CV की वैल्यू है 3/2 R और CP की वैल्यू है 5R/2। इसको कहीं नोट कर लेना,
लिख करके दीवार पे चिपका लो, क्योंकि सीधे इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर तो ले जाओगे, लेकिन आपको लग जाएगा टाइम। तो याद है अगर ये सब चीज़ें, तो देखते ही आंसर आप तुरंत टिक कर सकते हो, आपका समय ही बचेगा इसमें, है ना। तो मोनो एटॉमिक के लिए Cv की वैल्यू 3/2r होती है और Cp की वैल्यू 5r/2 होती है। ऑल्सो गामा जो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, Cp/Cv होता है। तो इस हिसाब से 5r/2 को भाग दोगे 3r/2 से, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 5r/3r, r कैंसिल हो गया तो 5/3। तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/3। अब इनका यूज कहाँ होता है, ये सब याद होगा कि मोनो एटॉमिक गैस अगर थर्मली एक्सपैंड करेंगे तो उसमें गामा की वैल्यू PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो वहाँ ये सब का यूज होता है। अच्छा, ऐसे ही डायटोमिक के लिए लिखोगे तो क्या, डायटोमिक केस में क्या होता है, डायटोमिक केस में आपको मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 5/2RT। अब यहाँ से याद कर लो, U की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू RT। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या संबंध है। डायटोमिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है, तो यहाँ पे Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, Cv की वैल्यू हो जाएगा du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 5/2R। सो Cp माइनस Cv बराबर R, इसका मतलब है कि Cp बराबर R टाइम 5R/2 और ये हो जाएगा 7R/2। तो गामा कितना हो जाएगा, Cp/Cv ये हो जाएगा 7R/2/2/5R और यहाँ से हो जाएगा 7/5, तो गामा हो जाएगा 7/5। इस तरह से आपने गामा निकाल लिया। तो आपके पास मोनो एटॉमिक के लिए भी गामा की वैल्यू है 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5। मोनो एटॉमिक के केस में देखो, अब यहाँ पे अगर हम लिखें डाई एटॉमिक केस में हम लिखेंगे Cv की वैल्यू कितनी है 5I/2 और Cp की वैल्यू है 7R/2। इनको नोट कर लेना। एक ये जो गोलेम बनाया है इसको, ये जो हरा हरा कर दिए है ना, इसको रट लो, मतलब रटना, आई वुड नॉट यूज दिस वर्ड, इसको आप कंसीडर कर लो ये वाली चीज़ पूरी। और एक इसको कौन सा, ये वाला, इसको आप ध्यान से अपने पास नोट कर लो। तो ये दो चीज़ें हैं, एक मोनोटॉमिक के लिए है और Cp जो है हमारा वो ये डायटोमिक के लिए। थोड़ा सा याद करने का तरीका ऐसे देखो कि मोनो छोटा होता ना तो 3 से शुरू होगा, फिर 5 होगा, और जो डायटोमिक है वो 5 से शुरू होगा, 7 होगा। तो यानी ये Cv की वैल्यू है, ये Cp की वैल्यू है, Cp की वैल्यू है। तो इसके लिए 3/2R और Cp की वैल्यू 5/2R, और डायटोमिक के लिए Cv की वैल्यू 5/2R और Cp की वैल्यू दो जोड़ दोगे तो 7/2R। कैसे भी याद कर लो, आप बहुत समझदार लोग हो, अपने तरफ से कुछ तरीके खोज लो और उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास है कि जो अभी हम लोगों ने नाम लिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो तो हो गया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी, सब एक ही चीज़ें हैं, एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। और मोटे मोटे तौर पर इससे ये समझाते हैं कि जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति है, वो जब भी कोई सिस्टम बनाती है तो उसमें स्वतंत्रता देती है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम देने के साथ साथ वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक एनर्जी अलोकेट करती है कि इतनी एनर्जी सभी को मिलनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्स में मोशन करोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी नेचर देगी, वाई में मोशन करोगे तो आपको एनर्जी कम देगी। तो
नेचर के अंदर कोई रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम होता है कि अगर आप एक खास जाति के हैं तो आपको मौके ज़्यादा दिए जाएंगे, अगर आप एक खास जाति के नहीं हैं तो आपको मौके उस तरह से नहीं मिलेंगे। नेचर ये भेदभाव नहीं करती है, वो सबको एक समान रूप से, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक समान रूप से एनर्जी देती है। इसी को हम इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इक्वी पार्टीशन मतलब पार्टीशन का इक्वल होना, पार्टीशन मतलब बंटवारे का इक्वल होना। तो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारे नेचर की जो बायसनेस नहीं है, वो बिल्कुल सबके लिए एक समान है, उस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर मान लें, एट टेम्परेचर T, द टोटल एनर्जी इज equally partitioned among the several degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom is equals to half kBT। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब है उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू अब चेंज नहीं हो रही, कुछ कांस्टेंट हो गई है। इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम किसी टेम्परेचर T पर, so the total energy is equally partitioned among the several degree of freedoms। तो जो भी उसकी टोटल एनर्जी है, जैसे मान लो 50 यूनिट उसकी टोटल एनर्जी है और उस सिस्टम के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि जो 50 यूनिट एनर्जी है ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगी, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को 10 यूनिट एनर्जी मिलेगी। ये समान बंटवारे का नियम कह रहा है इक्विपार्टीशन थ्योरम, यहाँ पर ये कह रही है। अब किसी टेम्परेचर T पर वो एनर्जी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होगी वो हाफ kBT होगी। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो लिख ही लेते हैं इस चीज़ को। सो फॉर द gaseous system, if F डिग्री, इसको अलग कर दें, if F डिग्री of freedom is present, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, then each degree of freedom will have half kBT energy, and hence the total energy becomes F by 2 kBT। ठीक है, इस बात को याद रखना, F by 2 एनर्जी वहाँ पर होगी। और अगर हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास Na एटम है, वो जो गैस ले रहे हो, जो सैंपल ले रहे हो उसके Na एटम है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है, तो क्या होगा? तो जो ऊपर लिखा था वही चीज़ है, इफ द gaseous system has Na atoms, then टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी F by 2 kBT into Na। तो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी को U लिख रहे हैं, चलो U लिखें, इंटरनल एनर्जी की बात करें ना, तो जाएगा F by 2 kB Na into T, क्योंकि
kBna जो होता है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, काइनेटिक थ्योरी में हम उसको पाते हैं। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, F/2RT। तो इस तरह से हम F/2RT ये एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो CV निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, du/dt एट कांस्टेंट V, तो हो जाएगा F/2R। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस CV प्लस इक्वल टू R होता है, तो हो जाएगा R प्लस CV यानी R प्लस F/2R। इसको R कॉमन ले लोगे तो जाएगा 1 प्लस F/2। एंड गामा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो गामा की वैल्यू हो जाएगी CP/CV। ओके, तो ये हो जाएगा R टाइम 1 प्लस F/2 डिवाइडेड बाई F/2R। ऐसा करो, यहाँ पर F/2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो R तो बाहर था, F/2 हो जाएगा 2/F प्लस 1 और नीचे है F/2R, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2/F। ओके, तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। या अगर F निकालना चाहो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F कैसे निकालोगे, ऐसे लिख सकते हो, गामा माइनस 1 बराबर 2/F। तो F की वैल्यू हो जाएगी 2/गामा माइनस 1। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ से सवाल बनेगा। अब हम मोनोटॉमिक के लिए देखते हैं, देखो कैसे सवाल यहाँ पे बनते हैं। फॉर मोनोएटॉमिक केस F की वैल्यू कितनी होती, 3। तो इसका मतलब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2/3 यानी हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 हो जाएगा। यही तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। कहाँ गया, यहाँ देखो, ये देखो गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 निकाली थी हम लोगों ने। ऐसे ही डायएटॉमिक के लिए क्या होगा, डायएटॉमिक के लिए होगा F की वैल्यू होती है 5, तो गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/5 यानी कि 7/5। ये पहले भी हम लोगों ने निकाला था, है ना। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक के लिए हम लोग ये बार बार चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और इसी पर से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको ये है कि इसमें से क्या पूछा जाएगा, तो आप एक अपना जब नोट बना रहे हो ये, तो आप इन फार्मूलों को एक पन्ने पे नोट करते चले जाओ। अभी हम देंगे एक फार्मूला शीट देंगे जिसमें खाली फार्मूले लिखे रहेंगे, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब आप इसको पढ़ रहे हो, सोच समझ रहे हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि ये है जहाँ से फार्मूले हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, ये वाला पोर्शन था जहाँ हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी देखी। अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें एक पूरा अकेला अपने आप में टॉपिक है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सबसे कोई मतलब नहीं है, और वो है मीन फ्री पाथ का टॉपिक। तो मीन फ्री पाथ और फिर उसके बाद उस पर जुड़ी हुई जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस होते हैं, कंडक्शन, विस्कोसिटी, ये सब डिफ्यूजन, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग मीन फ्री पाथ के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।